हेलो किसान भाइयों, आपका कृषि क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है आपसे माह जुलाई में जो हमको प्रमुख कार्य करने होते हैं उस पर हम सूक्ष्म चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो है माह जुलाई जो है खरीफ सीजन का सबसे महत्वपूर्ण माह होता है। और अब जो है हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी हो चुकी है, जिससे कि हमारी सॉइल जो है लगभग सैचुरेटेड अवस्था में पहुँच चुकी है, अर्थात पानी की आवश्यकता लगभग हमारी सॉइल को हो गई है। और सभी खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बुआई जो हम जून में अंतिम माह में करने वाले थे उससे जो है अब हम जो है, क्योंकि टेम्परेचर हाई था, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, अब जो है उन फसलों को हम जो है बो सकते हैं। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ में हमारी जो मुख्य फसल होती है वह होती है धान। हमने किसी तरह अपनी नर्सरी को बचाया और नर्सरी की अब जो है मुख्य रूप से हमको बुआई करनी होती है। देखिए, माह जुलाई में जो है हम जो है मध्यम श्रेणी के धान और लेट प्रजातियां अर्थात देर से बोने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी बुआई जो है प्रथम पखवाड़े में हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके और जो है हमारी अगैती प्रजातियां हैं उनको हम जो है प्रयास करते हैं कि वह जो है जुलाई के अंत तक हम कर सकें। अच्छा, दूसरी जो है हमारे यहाँ आजकल ट्रेंड है कि सुगंधित प्रजातियां जो धान की होती हैं उनको जुलाई माह के अंत में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेट टेम्परेचर में लेट बोने से और जुलाई और अगस्त में बोने से उसमें जो है हमारे एरोमा अर्थात सुगंध आती है। हमको इस बात का विशेष ध्यान करना पड़ता है। और देखिए, आजकल जो है मेडास्कर से श्री विधि का ज़्यादा प्रचलन किया जा रहा है। श्री विधि में क्या होता है कि यह जो है आधुनिकतम विधि है। इसमें 10 से 12 दिन की नर्सरी लगाई जाती है और जो है इसको जो है हम जो है खेत में थोड़े पानी में इसको रोप लेते हैं। इसका मेरे द्वारा प्रदर्शन भी कराया गया। जो मैंने जो है 90 कुंटल ईल्ड मैंने श्री विधि के द्वारा प्राप्त की है किसान के खेत पे। इस मारे मैं इस पे एकदम आश्वस्त हूँ कि यह अच्छी नहीं, बहुत अच्छी विधि है और किसान ज़्यादा नहीं बड़े क्षेत्र में अपनाना जरा कष्टकारी है, क्योंकि 12 दिन की नर्सरी है, रोपना है और हम जो है थोड़े से क्षेत्र में 0.1 हेक्टेयर में या फिर 1 बिस्सा में इसका ट्रायल किसान भाई अवश्य करें और इसके परिणाम का खुद अध्ययन करें। ठीक है। अच्छा, दूसरे आता है कि हम जब रोपाई करने होते हैं तब हमको जो है फर्टिलाइजर कितना देना है। इसके लिए आप जो हैं आप लोगों ने पहले से ही आप लोगों के पास हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग सभी गांव में प्रदत्त कर दिया गया है। तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड के रिकमेंडेशन के अनुसार आप जो हैं खाद को दें। उसमें किस चीज़ की कमी है, कैसी है और उसमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, कितना ऑर्गेनिक मात्रा है, कितना पीएच है, उसके अनुसार आप जो हैं खाद दें। संयोग से यदि आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड की रिकमेंडेशन खो गई हो, वैसे सॉइल हेल्थ कार्ड को आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों की जन्म पत्री रखते हैं, इसी तरह हमारे सॉइल की जन्म पत्री जो है ये हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड होता है।
उसको जो है पर ईयर जो है 4-5 साल बाद देखिए कि आपका पीएच कितना जा रहा है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है और उसमें कितने खाद की आवश्यकता है। ठीक है। इसके पश्चात जो है हम जो है यदि हमारे पास रिकमेंडेशन नहीं है तो आप 80-60-60 के रेशियो से तत्व के रूप में खाद दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज का बात आपको ध्यान देना है कि कभी भी डीएपी और हमारी जो होती है ये जिंक सल्फेट को कभी आपस में ना मिलाया जाए। हम जो है 2-3 दिन पहले या तो जिंक सल्फेट डाल दें या फिर बेसल ड्रेसिंग के रूप में आधी नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास जो है अपने खेत में डाल देते हैं। उसके पश्चात जो है आगे या पहले हम जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी 1 साल की फसल में धान में या गेहूं में जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जिंक हमारे खेतों में जिंक सल्फेट की कमी के लक्षण अक्सर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए है कि 25 किलो प्रति हेक्टेयर बेसल ड्रेसिंग के रूप में हम जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लें। अब आता है कि हमको जो है धान जो है ग्रीन मैन्योरिंग पर भी करना होता है, अर्थात ढैंचा आपने बो रखा है, आपकी ढैंचा जो है जब हमारी घुटने तक की स्टेज हो या कमर तक की स्टेज हो उसको जो है हम रोटावेटर से पलटाई करा दें और उसमें पानी भर दें जिससे कि वह डिकम्पोज हो जाए, अर्थात वह ह्यूमिक एसिड के कारण वह डिकम्पोज हो जाता है। उसके पश्चात उसमें हम जो है 20x10 की लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की रोपाई करें। एक स्थान पर इसका ध्यान दीजिए कि रोपने वाली जो महिलाएं होते हैं या जो हमारे श्रमिक होते हैं वह जो है एक स्थान पे 1 से 8-8, 10-10 पौधे लगा देते हैं, जो कि हमारी फसल की बीजों की भी कमी करता है और जो है हमारे पौधे जो हैं कंजेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए केवल 2 या 3 पौधे एक स्थान पर एक हिल्स पे लगाएं। और इसका ध्यान रखिए कि 1 वर्ग मीटर में हमारे जो है 50 हिल्स होने चाहिए, अर्थात यदि 50 हिल्स हमारे पास होंगे तो हम जो है 50 कुंटल उपज लेने की बात पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम जो है देखते हैं कि इसमें जो है जब हमने धान की रोपाई कर ली तब उसमें जो है हम जो है वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं, अर्थात तृणनाशी या खरपतवारनाशी का। तो इसके लिए धान के लिए स्पेशली 2 फॉर्म में हमारे पास है। तो सबसे पहली है कि हम खेत में जो है दानेदार या ग्रेन्यूल फॉर्म में 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हम वीडीसाइड का प्रयोग करें। यह जो है बेंथियोकार्ब के रूप में आती है और जो है ब्यूटाक्लोर ग्रेन्यूल्स के रूप में भी आती है। अच्छा, फिर दूसरा जो है तरल द्रव्य में आती है जिसको हम ईसी फॉर्म में कहते हैं। इसमें जो है जब फसल हमारी 3 दिन की हो जाए, अर्थात ट्रांसप्लांटिंग के बाद पौधे हमारे सीधे खड़े हो जाएं, तब हम जो है उसको जो है वैसे तो रिकमेंडेशन तो मशीन से है, लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं बालू में मिलाकर उसको जो है छिटक देते हैं और आगे से पीछे हटते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो है हमारे खेत में 2-3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए और उसकी फिल्म जो है हमारी बन जाए। जैसे हम पानी पे डीजल या मिट्टी तेल डालते हैं तो उसके ऊपर एक फिल्म दिखती है, उसी तरह की फिल्म जो है हमारी बन जानी चाहिए। इसका ध्यान रखें कि हमारी फिल्म किसी भी तरह
डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यदि फिल्म हमारी डिस्टर्ब हो गई तो उस स्थान पे खरपतवार उगेंगे ही। इस तरह का हमको विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे नॉमिनी गोल्ड है, नॉमिनी गोल्ड तो 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। दूसरे ब्यूटाक्लोर और पेंडिमेथिलिन है, ये जो है 3 से 4 लीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात 1 बीघा में 1 लीटर का प्रयोग करने से इसके जो हैं अच्छे परिणाम देखे गए हैं। अब देखिए, धान की फसल को इस जुलाई तक हमको इतना ही करना है। अगली फसल जो मुख्य फसल आती है वह होती है मक्का की। हम जो है मक्का के लिए हमने जो है पूर्व में फसल बोली गई है। 15 जुलाई तक जो है हम, यदि पानी के हमारे पास कमी थी तो 15 जुलाई तक जो है हम अब मक्के की बुआई कर सकते हैं। ठीक है, यदि मक्के की बुआई हमारी पहले से हो चुकी है तो उसमें जो है निराई गुड़ाई अवश्य करें। निराई गुड़ाई करने से हमारे पौधे में एरिएशन बढ़ता है, अर्थात वायु संचार बढ़ता है, जिससे पौधे जो हैं बहुत अच्छे वृद्धि करते हैं। अब जो है जो हमारी निराई गुड़ाई हो गई है, पौधे हमारे नी स्टेज अर्थात घुटने की अवस्था तक आ गए हैं, तो उसमें जो है इसमें 2 बार टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। एक तो हम इसी वर्तमान समय में जो है 1/4 जो है आधी तो हम दे चुके हैं बेसल ड्रेसिंग में। जो एक हिस्सा बचा है उसको जो है हम अब देंगे, और दूसरा जब उसमें नर मंजरी या सिल्क निकलेगा तब हम उसको जो है उस तब डालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो है टॉप ड्रेसिंग कर दें। तीसरी फसल हमारी आती है उर्द मूंग अरहर। उर्द मूंग अरहर की जो है हमारी उन्नतशील प्रजातियां को हमको FIR मेथड से कल्चर प्रयोग करके, FIR का मतलब होता है पहले जो बीज को हम फंजीसाइड से ट्रीट करें, फिर इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशी से ट्रीट करें, कवकनाशी, कीटनाशी, और उसके पश्चात जो है राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करके जो है उसका टीका लगाकर हम जो है सुबह व शाम की अवस्था में उसको बुआई कर दें। इससे इसका जो होता है नोड्यूल्स में जो है इनके जड़ों में राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वह बहुत तेजी से वातावरण की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो अरहर है, अरहर यदि हमने बो दी गई है तो ठीक है, नहीं तो अरहर को जो है वर्तमान समय में जहाँ पे पानी ना लगता हो अर्थात उचित जल निकास की अवस्था हो, वहाँ पर हम रिज बना के, रिज मेकर से हम रिज बना लें, उसके ऊपर हम जो है उसके दाने लगाएं, इससे हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट फसल हमारी जो इम्पोर्टेंट है वह है गन्ना। गन्ना हमारी जो है गर्मी में किसी तरह हमने जीवित रखा है, और अब गन्ना जो है मौसम अच्छा हो गया, पानी भी मिल गया, अब उसकी वृद्धि बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, उसमें मिट्टी चढ़ा जाते, उसमें जो है मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने को अर्थिंग कहते हैं, और इसमें जो है जब मिट्टी चढ़ा दें और एक फर्टिलाइजर का ब्रॉडकास्टिंग या लाइन मेथड में हम जो है उसका उपयोग कर दें। ठीक है, अब जो है इसमें जो है हम जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं तो हमारी फसल जो है गिरने की संभावना नहीं होती है। जब फसल बड़ी हो जाती है गन्ने की, तब उसमें जो है प्रॉपिंग या उसको पत्ती के सहारे से उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि फसल में लॉजिंग ना हो सके, अर्थात हमारे गन्ना जो है ना गिर सके। ठीक है, गन्ने में बस केवल इतना काम आपको करना है। अब आती है, अब हमारी मुख्य जो फसल है, जो शहर के किनारे हैं या कस्बों के किनारे हैं, किसान भाई हैं, उन्हें सब्जियों की खेती पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि यह हमारी नगदी फसल है। वर्तमान समय में लगभग सब्जियां समाप्त हो चुकी हैं हाई टेम्परेचर के कारण। जैसे आप देख रहे हैं टमाटर हमारा 150 रुपया किलो पहुंच चुका है। कोई भी सब्जी इस टाइम मार्केट में 60-70 रुपया, लौकी तक 60-70 रुपया किलो बिक रही है। तब आपको जो है इस विशेष ध्यान देना है कि हमको जो है बैगन मिर्चा बैगन मिर्चा और अरली गोभी, जो हमारी अगैती गोभी की इम्प्रूव्ड प्रजातियां हैं, उनको जो है हम क्या करते हैं, उनकी बेहन जो है 6 इंच ऊंची उठाकर उनकी बेहन डालें और उसके ऊपर आर्च बनाकर प्लास्टिक लगा दें, जिससे कि यदि ज़्यादा वर्षा हो तो जैसे हमारा प्रोटेक्टेड हाउस होता है उस तरह पानी जो है हमारा नीचे चला जाए, हमारी फसल, हमारी बेहन जो बच दे। और बेहन में एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि हमको थीरम के बीज से हमेशा शोधन करना चाहिए, या कार्बेंडाजिम से कर लें। और नहीं, बेहन डालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको जो है फार्म एल्डिहाइड से ड्रेंच कर दें, जिससे जो है पीथियम या सॉइल बॉर्न डिजीज जो होती हैं वह हमारी नर्सरी जो है एकदम से बच जाएगी। ये हम काम अवश्य कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जब आता है, जैसे अब हमको जो है अर्ली टमाटर का भी अब कोशिश यही करें कि हमको संकर टमाटर की उन्नतशील प्रजातियां, आजकल प्राइवेट कंपनियां जो हैं बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां जो हैं मार्केट में उपलब्ध करा रखी हैं, उनका जो है बीज शोधन करके सॉइल ड्रेंचिंग फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन से करके आप जो है नर्सरी बो सकते हैं। ठीक है, और वही है आर्च टाइप का या लोहे का बना लीजिए या बांस का बना लीजिए, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दीजिए, और जिससे कि हमारी फसल धूप या वर्षा से सुरक्षित रह सके नर्सरी। ठीक है, और ये खेती जो है हमेशा जो है अपलैंड या ऊपरवार जमीन पे सब्जी की करनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन में हमारी ये फसलें तुरंत गल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट फसल आती है कद्दू वर्गीय सब्जियों की। कद्दू वर्गीय सब्जियों का बीज शोधन करके, मतलब कि गर्मी में और ये बरसात में कद्दू वर्गीय सब्जियों का एक साम्राज्य होता है। जैसे मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा कि वहाँ पर क्या करते हैं, किसान जो है मचान बनाते हैं। मचान में जो है बांस, क्योंकि हरिद्वार में जंगल बहुत होता है, जंगल से बांस काट के वह बांस का मचान बना देते हैं। उसमें सबसे पहले जो स्नेक गार्ड की हम जो खेती करते हैं, जिसको हम हिंदी में चचिंडा कहते हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि वह जो है ट्रक जो है उसका सप्लाई करते हैं। उसके पश्चात खीरा, ये तुरई और लौकी एक साथ बोते हैं, और लास्ट में जो है उसमें जो है सेम लगाते हैं। इस तरह पूरे साल भर जो है इसका जो है वह जो है सब्जियां अपने मचान पर लेते हैं। और उसमें उसके बाद क्या करते हैं कि जो 2 लाइन की बीच की डिस्टेंस है उसमें थोड़ा गेहूं वगैरह भी वो डाल देते हैं, जिससे उनके किसानों को खाने भर अपने तक हो जाता है। और वेजिटेबल्स की खेती वह इसी प्रकार करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है खरीफ सीजन की एक महत्वपूर्ण सब्जी जो है भिंडी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी के उत्पादन में विश्व में हम लोग प्रथम स्थान पर हैं, और लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो वर्षाकालीन भिंडियां होती हैं, इसमें कोशिश की जाती है कि ये जो हैं कम से कम इसमें संकर प्रजातियां या इम्प्रूव्ड वैरायटियां, जैसे परभनी क्रांति हुई, शंकर की हुई, अर्का अनामिका हुई आदि का प्रयोग करते हैं। और कोशिश किया जाता है कि इसमें मेड़ के ऊपर जो है हम इसकी बुआई करें।
जिससे वाटर लॉगिंग कंडीशन में हमारा नुकसान ना हो। वैसे भिंडी की एक फसल है जो बड़ी हो जाती है तो वह वाटर लॉगिंग झेल लेती है। नंबर 2 बात की भिंडी में जो है हम जानते हैं भिंडी का इसमें लाइन से लाइन की भी दूरी बढ़ानी पड़ती है और प्लांट से प्लांट की भी दूरी बढ़ानी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी का एक पेड़ जो है लगभग 14 फसल कम से कम देता है। तो भिंडी को उचित अवस्था में और बीज शोधन करके हमको भिंडी की खेती कर देना चाहिए। अच्छा, अब हम भिंडी के बाद आपसे वार्ता करेंगे कि खरीफ में ही हल्दी, अदरक, बंडा इत्यादि की खेती की जा सकती है। जैसा कि इस साल आप जान रहे हैं कि हमारा अदरक जो है हमारे किचन से बाहर हो चुका है। सबसे महंगा जो है जितने भी सब्जियां हैं अदरक ही बिक रहा है, जो कि बाजार में भी दुकानदारों के यहाँ से एकदम नदारद है। तो आप अदरक की बुआई करें, हल्दी की बुआई करें, बंडा की बुआई करें। अच्छा, जो हमने सूरन फरवरी, मार्च या अप्रैल में लगाया है उसमें हमको नाइट्रोजन की व्यवस्था या टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए या अर्थिंग करनी, क्योंकि इन सब को हमको मेड़ पर ही बोना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम फलोत्पादन में कि हमारा जो ये जुलाई महीना है, ये जो हमने पहले से गड्ढे खुदवा दिए हैं जिनमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालकर भर दिया गया है, उसमें नीम की खली डाल दी गई है। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें नए पौधे जो कम से कम 3 वर्ष के हों, हमेशा ऐसे पौधों का, कलमी पौधों का प्रयोग करना चाहिए। हमको अपने खेत में स्क्वायर सिस्टम पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें हम फिलर्स के रूप में पपाया का खेती कर सके, क्योंकि पपीता से हमको 6 महीने में उपज मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, अपने बाग के चारों ओर फेंसिंग के रूप में हमको करौंदा लगाना चाहिए। करौंदा लगाने से ये होता है कि करौंदे की फसल हमारे यहाँ सबसे अच्छी होती है। जैसे कि आप जानते हैं बनारस के चिरई गांव का मेन प्रोडक्ट करौंदे का मुरब्बा हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में या विश्व में वह जाता है। तो और यह हमारे भोजन में आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। चटनी, अचार का भी इससे बनाया जाता है तथा इसका जेली में भी प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, बाग लगाने के लिए हमारे पास इस टाइम सभी फसलों के बाग लगाए जा सकते हैं। आम लगा लिया आपने, अमरूद लगा दिया, केला लगा दिया, आंवला लगा दिया, जामुन लगा दिया। देखिए, जामुन भी आजकल सबसे रेयर फल हो गया है। पहले जामुन पे कोई नहीं ध्यान देता था, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा शुगर पेशेंट हो गए हैं कि जामुन सबसे महंगा फल के रूप में बिक रहा है। तो हमको अपने लगाते हुए नींबू वर्गीय या हर तरह के पौधों को हमको अपने पोषक वाटिका बना लेनी चाहिए। किसान यदि और कुछ नहीं, यदि फल को बाग के रूप में लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने यहाँ 2-4 बिस्सा में पोषक वाटिका हर तरह के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि फ्लोरिकल्चर में अर्थात फूलों के उत्पादन में वर्तमान समय में हमको गुलाब में अच्छी प्रजातियों का बडिंग करना होता है। ठीक है। बडिंग करने से हम एक पौधे में कई तरह के फूल को हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और वर्षाकालीन जितने भी हमारे एनुअल्स हैं अर्थात जो सीजनल फ्लावर हैं, उनको हम आराम से, जैसे ग्रैम्फिना हो गया, आपका बाल्सम हो गया, जीनिया हो गया,
इसको हम आसानी से बेचकर, गेंदा है, गेंदा जो है हमारा कॉमर्शियल रूप से हर मंदिरों में आवश्यकता पड़ती है पूजा के लिए, ठीक है। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमारा जो है मुर्गी पालन में हमको जुलाई माह में क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो जो नमी बढ़ जाती है तो हमको जो है अपना सीलन या नमी से अपने मुर्गी फार्म को बचाना चाहिए। उसका जो लीचर है अर्थात उसका जो बिछावन है उसको पलटते रहना चाहिए और उसमें चूने का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मुर्गी एक ऐसा पक्षी है जो सबसे अधिक गंदा करती है लेकिन सबसे अधिक स्वच्छता वह चाहती है, ठीक है। और इसमें जो है हमको क्या करना होता है कि कृत्रिम प्रकाश में, रात्र में उसको कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है, एग प्रोडक्शन के लिए भी और उनको जो है आपके ग्रोथ के लिए भी। और हम मुर्गी में क्या कर सकते हैं, मुर्गी के जितने भी बर्तन हैं उनको जो है राशन के बर्तन व भोजन जो पानी के बर्तन हैं उसकी नियमित रूप से सफाई करते रहें और आपको स्वच्छ पानी ही हमको अपने जानवरों को या पक्षियों को पिलाना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके आगे जो है पशुपालन पे, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक पशुपालन पे चर्चा ना की जाए तो हमारा किसान जो है अधूरा होता है। पशुपालन में पशुपालक भाई इसका ध्यान रखें, इस टाइम जो है ब्लैक क्वार्टर और जो है गला घोटू की बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। आप लोग इसका जो है वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें। ये वैक्सीनेशन करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी गर्भित पशुओं का वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, जिससे उनका एबॉर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और भोजन में अच्छा दूसरे जो है आजकल जो है अपने पशुओं को हम एंटी वर्मिंग अर्थात कीड़े मारने की दवा जो है हमको देनी चाहिए। कीड़े मारने की पशुओं में पिपराजीन का जो है सिरप आता है वह जरूर पिला देना चाहिए, जो कि एंटी वर्मिंग का काम करता है। ये बच्चों को भी अच्छा जुलाई में सबसे अधिक इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी जानवर जो हैं वह जो है हीट पीरियड अर्थात ऋतु मत में आते हैं, अर्थात उस टाइम जो है उनका जो है हम क्रॉस कराएं और ग्रेडिंग अप कराएं। यदि हमारे पास देसी जानवर हैं तो उनका ग्रेडिंग अप कराते हुए या क्रॉस कराते हुए ऐसे पशुओं से कराएं जिससे कि उनकी उपज जो है हमारे दूध की उपज, वैसे तो दूध में हम लोग आज भी नंबर 1 हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता के साथ साथ कमर्शियल या व्यावसायिक रूप से दूध का हम उत्पादन कर सके। पशुओं को उनको संतुलित आहार भी देना चाहिए। जैसे संतुलित आहार का मतलब है कि उसमें क्रूड प्रोटीन हो गया, क्रूड प्रोटीन हो गया और राशन हो गया, हरा चारा हो गया, भूसा हुआ, इसका कॉम्बिनेशन। जानवरों में एक तो होता है मेंटेनेंस आहार, मेंटेनेंस आहार जो उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा होता है जो हमारी बच्चियां होती हैं उनको ग्रोथ का मतलब कि अपनी बच्चियां को हम ऐसा आहार दें जिनकी उनकी ग्रोथ अच्छी है। तीसरा होता है प्रोडक्शन आहार। प्रोडक्शन जब हमारे जानवर खेत में हल चलते हैं या गाय दूध उत्पादन करती हैं तो गाय भैंस में 2 से 2.5 किलो दूध पर हमको 1 किलो कंसंट्रेट या खरी की मात्रा राशन की मात्रा देनी चाहिए। इस पर और बैलेंस राशन बहुत ज़रूरी है। और जानवरों के स्थान को शुद्ध रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, उसकी नियमित सराई और उसमें मक्खी मच्छर के लिए शाम को हमको जो है कीड़े मच्छर ना काटें
उसमें जो है अपने पराली या वेस्ट पदार्थ से धुआं करना चाहिए, जिससे कि वह सुरक्षित रह सकें। किसान भाइयों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको आज की वार्ता अच्छी लगी होगी।